So finally we are on our last chapter of the physics subject of PMTC। हमने अपना फ़िज़िक्स का अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पढ़ी और आज हम फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, विच इज़ चैप्टर 13 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। और इस चैप्टर के बाद हम नम्स का फ़िज़िक्स का 2023 का पास्ट पेपर सॉल्व करके अपना नम्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिज़िक्स को हम लास्ट टच देंगे। और बस ये हमारा लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एंड इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस जो मैंने पिक्चर्स ले रही हैं इसकी नोट्स हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे और जो चीज़ें मुझे लिखवानी होंगी वो लिखवाऊँगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो न्यूक्लियर फिज़िक्स के मैंने एसएलओज रिव्यू कर लिए हैं और अब हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो आई हैव द चैप्टर नेम न्यूक्लियर फिज़िक्स। सो सबसे पहले तो बात होती है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू अनदर मोर स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अगर एक रैंडम और अचानक से स्पॉन्टेनियसली एक न्यूक्लियस अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को रैंडम और स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करके एक अनदर फॉर्म में स्टेबल होती है जो कि उसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इट इज़ करेक्टराइज बाय एमिशन ऑफ अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल बोलें तो इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर ज़ीरो मास और उसका -1 चार्ज। दिस इज़ द बीटा पार्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके एमिशन से या अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन से आपके पास जो है रेडियो एक्टिव डिके होता है। सो अल्फ़ा डिके की बात करते हैं कि अल्फ़ा डिके क्या होता है। अल्फ़ा का साइन मैंने बना दिया है। अल्फ़ा पार्टिकल कंस्टिट्यूट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो न्यूक्लियाई होता है उसके पता है के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका मास होता है 4 और उसका चार्ज होता है 2। ठीक है, सो ये अल्फ़ा पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन है हीलियम 2 न्यूक्लियाई कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स 2 यानी कि प्रोटॉन्स 2, तो 2 ही मिलेंगे आपके पास, 2 आपके पास उसका पूरा वो होगा चार्ज। द हीलियम न्यूक्लियाई डोंट हैव देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास +2 चार्ज होता है। तो ये बात समझ आ गई। द एटम्स न्यूक्लियस स्प्लिट्स प्रोड्यूसिंग एन अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 लेस प्रोटॉन्स एंड 2 लेस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हैंस द न्यू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द ओल्ड एटॉमिक नंबर। जो न्यू एटॉमिक नंबर होता है वो ओल्ड एटॉमिक नंबर के बराबर तो होता है मगर -2 के साथ। एंड द न्यू मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू द ओल्ड मास नंबर -4। और जो न्यू मास नंबर होता है वो अल्फा डिके में 4 के मास से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूरेनियम 238 और 82 का आइसोटोप था। इसने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके हीलियम 2 न्यूक्लियाई बनाया और थोरियम 234 के 238 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगा 234 और 84, 2 में से 2 माइनस कर दूँ चार्ज तो 80, तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ कॉल्ड द अल्फा डिके। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा डिके की। बीटा पार्टिकल्स आर वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड पॉजिट्रॉन्स हैविंग हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी। दे कैन ट्रेवल एट स्पीड्स अप टू अबाउट 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत बड़ी बात है। द 2 टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एमिशन रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एमिशन से निकलते हैं। Electron beta minus emission is characterized by conversion of a neutron to a proton and an electron when an unstable nucleus degrades to a stable form, while positron B plus emission results from conversion of a proton to a neutron in an unstable atom nuclei. Proton से neutron beta positive, proton से electron beta negative. In electron emission beta decay, the nucleus emits an electron and an antiparticle. Electron उसका antiparticle proton due to the breakdown of a neutron in the nucleus to a proton. In positron emission, the nucleus emits a positron and an antiparticle due to a breakdown of a proton to a neutron. The atomic number is increased by a 1 atomic number। जैसे यूरेनियम में 82 से 80 हुआ था, यहाँ पे अगर मैं 82 से +1 कर दूँ तो मेरे पास यूरेनियम 83 हो जाएगा। तो ये बीटा डिके की रिप्रेजेंटेशन है। इमेजन एंड रिड्यूस्ड बाय एज 1 एज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एमिशन। अगर इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी तो क्या कहते हैं इंक्रीज़ होगा 1 से, और अगर पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी तो डिक्रीज़ होगा, जैसे कि 81 हो गया। अगर पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी 1 से डिक्रीज़ होगा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन 14 आइसोटोप और नाइट्रोजन 14 बीटा मास डिके, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, और
बीटा प्लस डिके की बात करें तो कार्बन 10 और बोरॉन 10, न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। देख सकते हैं यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो था, यहाँ पर न्यूट्रिनो था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पॉजिट्रॉन था। ठीक है। गैमा रे की इमिशन बात करते हैं। गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अच्छा, गैमा रेज को फोटॉन्स भी कहते हैं, विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। आफ्टर एमिशन ऑफ बीटा और अल्फा पार्टिकल्स द न्यूक्लियाई माइट अचीव अ हाई एनर्जी स्टेट विच इज़ अनस्टेबल, हैंस रिलीजिंग हाई एनर्जी गैमा रे फोटॉन्स टू अचीव अ मोर स्टेबल। समझ आ गया यार इसमें क्या समझाऊँ मैं। गैमा रेज एमिशन समटाइम्स फॉलोज बीटा एंड अल्फा डिकेज and serves to change higher energy state of a nucleus to a lower energy state by emission of electromagnetic radiations of photons. Hence no change in atomic number और atomic mass occurs and the element remains the same, यानी कि एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता। ये बेरियम 137 और 56 आपका बेरियम 147 56 में ही रहा, और गैमा क्वांटम जिसे हम कहते हैं फोटोन रिलीज़ हुआ इस पूरे एक्टिविटी में। तो इसी के साथ साथ मेरे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पर, या एक वर्क एग्जाम्पल है, उसको डील करते हैं। एक्टिविटी जो है, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करें कि दैट एक्टिविटी इज़ द रेट ऑफ डिके, किस रेट से आपका न्यूट्रॉन जो है या न्यूक्लियस जो है डिके हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरेंट न्यूक्लिया, जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, एंड इज़ मेजर्ड इन, किसने मेजर्ड किया आता है, बैक्यूरल। बैक्यूरल के अंदर ये एक्टिविटी मेजर की आती है, इसका यूनिट है। तो एक्टिविटी को अगर मैं बोलूँ A इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी टी एन, और A इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा एन, और डिके लॉ अगर मैं यहाँ से बना दूँ, व्हाट इज़ द डिके लॉ। सो द डिके लॉ इज़ हमारे पास जो होता है डिके लॉ, दैट इज़ डी एन अपॉन डी टी। सो ये मेरे पास हो जाएगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, माइनस लेमडा एन। ठीक है। वे लेमडा इज़ द, ये जो लेमडा है ये यहाँ पर वेवलेंथ नहीं है, ये यहाँ पर है डिके कांस्टेंट विद यूनिट्स S1 सेकेंड इनवर्स 1, क्योंकि आपका रेट का है, टाइम के साथ है। और जो n है, n इज़ द नंबर ऑफ, एक मिनट, n इज़ द नंबर ऑफ पेरेंट या फिर अनडिकेड न्यूक्लियस या अनडिकेड न्यूक्लियाई। आप समझ आइए बात। द नेगेटिव साइन इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेज विद टाइम ऑफ डिके। नेगेटिव साइन इसलिए आया डिके कांस्टेंट में, क्योंकि आपका पेरेंट न्यूक्लियस नीचे कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियस में विद द नेगेटिव साइन, यानी कि डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया। अच्छा, ये बात याद रखो कि एक्टिविटी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिके। टाइप ऑफ डिके हो या फिर एनर्जी हो ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती हैं, जैसे कि डॉटर न्यूक्लियस का जो एनर्जी होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, बट ओनली द रेट ऑफ डिके, किस रेट से डिके हो रहा है, डिके यानी कि उसका कन्वर्ट होना पेरेंट न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस में, उस पर डिपेंड करता है। सो n इज़ इक्वल टू n नॉट e माइनस लेमडा टी, और a इज़ इक्वल टू a नॉट e माइनस लेमडा टी। ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि, एक मिनट, कि आपका जो n नॉट है और a नॉट है, ये आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक है। एंड एक्टिविटी जो है आपके पास रिस्पेक्टिवली A है। तो अब मेरे पास इससे एक टर्म निकलती है, दैट इज़ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको डील करते हैं क्या होती है। सो हाफ लाइफ इज़ द टाइम टेकन फॉर हाफ, यानी कि आधा, हाफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिके। ठीक है। हाफ द टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव
सब्सटेंस डिके, यानी कि हाफ लाइफ जिसको मैं डिनोट करता हूँ T/2 से इज इक्वल टू IN2/λ, और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ टाइम टेकन टू हाफ द एक्टिविटी। इसको एक और नाम से कह सकता हूँ, मैं डिफाइन कर सकता हूँ टाइम टेकन टू हाफ द एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी को हाफ कर देना। अ टिपिकल हाफ लाइफ ग्राफ अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, सो इसको देख लेते हैं। हाफ लाइफ ग्राफ देख लो यार किस तरह होता है। ये अगर मेरे पास है तो ये इस तरह डिके हो रहा है, और ये तो ये मेरे पास हाफ लाइफ्स का है। तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मैं यहाँ पर लूँगा, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स HL लिख रहा हूँ मैं, और परसेंटेज ऑफ पेरेंट आइसोटोप रिमेनिंग, परसेंटेज ऑफ पेरेंट आइसोटोप जो बच गया। तो यहाँ पर कितनी हाफ लाइफ्स हैं ग्राफ में? 1 2 3, तो 3 हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक वर्क एग्जाम्पल शो कराता हूँ। यार बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, में क्या समझने का। एक वर्क एग्जाम्पल है मेरे पास, वर्क एग्जाम्पल प्रूव दैट, कहा जा रहा है प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके इज़ गिवन बाय। अगर अब मुझे किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ दे दी गई, हाफ लाइफ T/2 इज इक्वल टू IN2/λ, इसको कैसे प्रूव करना है आएंगे सॉल्यूशन में चलते हैं। वी नो दैट द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम टेकन फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियर टू हाफ, टाइम टेकन टू नंबर ऑफ द न्यूक्लियस टू हाफ होने के लिए। सो n इज इक्वल टू N0 माइनस E लैम्डा माइनस लैम्डा T। n और N0 आपको पता है, मतलब वैल्यू मैं बता चुका हूँ ये क्या होते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग। अगर मुझे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस चाहिए तो टाइम को मैं 0 ले लूँगा। सो n इज इक्वल टू N0 E माइनस 0T, सॉरी 0 लैम्डा इज इक्वल टू N0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा? N0। सो टाइम व्हेन n इज इक्वल टू हाफ N0, क्योंकि हाफ लाइफ की बात हो रही है, इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या मतलब? n इज इक्वल टू N0/2 इज इक्वल टू N0 E माइनस लैम्डा T, 1/2 इज इक्वल टू E माइनस लैम्डा T। टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम, अगर मैं नेचुरल लोगैरिथम लूँ दोनों साइड्स पर, लोगैरिथम जो बहुत हाई लेवल की मैथ्स है, IN 1/2 इज इक्वल टू IN E माइनस लैम्डा T, माइनस लैम्डा T इज इक्वल टू IN 1/2, और लैम्डा T इज इक्वल टू IN 1/2, और T इज इक्वल टू IN 2/λ। इतना सा बस यार, ये याद मत करना ना, इसमें कंफ्यूज होना, ये बस समझा रहा हूँ मैं हाफ लाइफ के बारे में और उसके वर्ड्स के बारे में। ये डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगी ना MCQ में ना कुछ, मगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसी तरीके का सेम रिलेशन जो है हम फाइंड कर सकते हैं। हाफ लाइफ इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द एक्टिविटी टू हाफ एंड यूजिंग द रिलेशन ऑफ एक्टिविटी एंड फॉलोइंग द सेम मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। सो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऐसा टॉपिक है कि ये चैप्टर से कुछ ज़्यादा MCQs आते हैं PMDC में इस टॉपिक से, तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और एक मिनट, इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। सो बैक्यूरल हमने पढ़ा था कि बैक्यूरल क्या होता है, एक्टिविटी जिसमें मेजर्ड होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स एक्टिविटी मेजर्ड इन बैक्यूरल। 1 बैक्यूरल इज़ अ 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, लार्जर यूनिट्स इज़ क्यूरी, इसका लार्जर यूनिट CR क्यूरी होता है, जो कि 3.7 एक्सपोनेंट 10 के इक्वल होता है डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। एब्जॉर्ब डोज क्या होती है? एब्जॉर्ब डोज इज़ अ डोज क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ऑफ द एनर्जी डिपॉजिटेड इन मैटर बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास। ये भी डेफिनेशन याद करने की है। D इज इक्वल टू E/m, एनर्जी डोज, एब्जॉर्ब डोज। द ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे, GRAY, ग्रे, डिफाइंड एज 1 जूल पर किलोग्राम। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम। ओल्ड यूनिट इज रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, ठीक है। सो RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस।
ये क्या है? द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफन एब्रीवेटेड एज RBE, RBCs लग रहा है तो मुझे, इज़ द रेशियो ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ वन टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन रिलेटिव टू अनदर, यानी कि एक टाइप की रेडिएशन उसके अदर मुताबिक जो होती है उससे कंपेयर किया जाता है गिवन द सेम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी. DE इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय RBE. DE इज इक्वल टू इक्वेलेंट डोज. द यूनिट ऑफ इक्वेलेंट डोज इज सेवियर्ड. यार देखो, अगर एक इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको अगर ज़्यादा सेवियर्ड जो हमारे पास इक्वेलेंट डोज का यूनिट है सेवियर्ड, तो उसमें अगर रेडिएशन पहुँचेंगे तो उनको जाहिर सी बात है भाई उनको तो मेडिकल इफेक्ट होगा, किसी की स्किन जलेगी. सो 1 सेवियर्ड इज इक्वल टू 1 GY मल्टीप्लाई बाय RBE. 1 REM जो उसका यूनिट था ओल्ड REM था इज़ इक्वल टू 0.01 SV. देखो, इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत समझो, बहुत ही क्लोज वैल्यूज़ हैं इसकी, याद हो रही हैं तो कर लो, नहीं भी हो रही कोई मसला नहीं है, इतना नहीं आता MCQ में अकॉर्डिंग टू द मेजरिंग वैल्यूज़, मगर यूनिट्स आ सकते हैं कि हाँ इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट्स याद करो, ठीक है. सो अब मैं ये पढ़ाता हूँ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस. सो भाई इसको अच्छी तरह पढ़ लो, समझ लो, तो आपका ये चैप्टर हो गया. इसका मतलब ये है कि रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स कैन बी फॉर्म इजीली बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स. दे हैव यूज इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्चेस, इन्वेस्टिगेशन, केमिकल रिएक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर काम आते हैं रेडियो आइसोटोप्स. कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कंज्यूम बाय प्लांट, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है. ये मुझे बुक का लाइन याद आ गई फिजिक्स की, मैंने बुक की लाइन याद की थी. ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर विच इज़ द कोबाल्ट 60, ये भी मुझे याद आ गया बुक का लाइन. और कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द स्किन कैंसर, ठीक है. रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स एंड इमेजिंग डिवाइसेस हैव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड डायग्नोसिस मैनी डिजीजेस, ठीक है. ट्रेसर टेक्निक्स कैसी होती हैं? इन रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स आर यूज टू फॉलो द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल स्पीशीज इन ए केमिकल अंडर प्रोसेस. इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने कहा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी. Tracers are widely used in medicine to study the process of digestion and way chemical substance move about in the body. Malignant tumors के लिए और benign tumors के लिए काम आते हैं. Diagnosis of a thyroid gland के लिए क्या काम आता है? Radio iodine is used for the diagnosis of thyroid gland या thyroid cancer के लिए भी. Study of circulation of blood. Sodium 24 काम आता है, is used for the circulation of the blood. Determination of cancerous cells and their treatment. Cobalt 60 is used for the determination of cancerous cells and their treatment, especially used for the skin cancer. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद कर लो. रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी इज एन इमेजिंग टेक्निक यूजिंग एक्सरेज, गैमा रेज और सिमिलर आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू व्यू द इंटरनल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर आपका ट्यूमर होगा. एप्लीकेशंस ऑफ अ रेडियोग्राफी इंक्लूड मेडिकल रेडियोग्राफी, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एंड इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी. तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है. सो अब हम अपने फिज़िक्स के लास्ट चैप्टर को भी ख़त्म कर चुके हैं. अब हम इसके MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है. बल्कि एक काम करते हैं, क्यों ना इसके MCQs जो है मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूँ, आप इसको खुद सॉल्व करें. उसके आंसर्स भी मैं दे दूँगा, उसके एक्सप्रेशन भी दे दूँगा, ताकि आपको, क्योंकि MCQs के काफ़ी ज़्यादा हैं और जो ज़्यादा हैं वो मैंने छोड़े नहीं हैं, कि मैं छोड़ना नहीं चाहता वो MCQs, क्योंकि वो सारे MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो मैं चाहता हूँ कि वो बाकी सारे इंपॉर्टेंट MCQs इस चैप्टर के आप खुद पढ़ो, उसको समझो, ठीक है, और उससे आंसर्स के एक्सप्लेनेशन देखो, ताकि आपको इस लास्ट चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोना सॉल्विंग नम्स पास पेपर ऑफ द फिजिक्स 2023 एंड आफ्टर दैट विल बी गोना स्टार्टिंग आवर केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कंबाइंड PMDC. तो केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 19 डेज़ लगेंगे हमारे. सो इसके मैं आपको MCQs भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर्स के साथ भेज रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ.